Hello students, today we are going to start with a new type of stereoisomers, conformers. Okay, तो conformers को rotamers भी कहा जाता है. Conformers and they are also known as rotamers. ठीक है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, rotamers are or conformers are those molecules which have different 3D arrangement of atoms, but they are formed due to the free rotation about single bonds. So conformers are formed due to free rotation about single bonds. फ्री रोटेशन रहेगा, पहली बात. दूसरी बात यह है, दे हैव डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन, डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स. ठीक है, तो एटम्स का ओरिएंटेशन जरूर अलग है, मगर इंटरकन्वर्टिबल होते हैं और फ्री रोटेशन से बनते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं इसे. जैसे कि हमारे पास एक बहुत बेसिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इथेन. ठीक है, तो CH3 कार्बन एटम एसोसिएटेड टू 3H and these two carbon are connected and these two carbon are connected by single bond. तो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वहां पर रोटेशन फ्री रहता है. ठीक है, और अगर ये रोटेट कर जाए तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है. इन दोनों फॉर्म्स को अगर हम कंपेयर करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स दोनों ही सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी भी सेम है, मगर एटम्स की लोकेशन अलग अलग है. यहां देखिए H वर्टिकल है, यहां H क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहां वर्टिकली अपवर्ड है. तो जो लोकेशन है वो अलग अलग है और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है रोटामर्स या कन्फर्मर्स. रोटामर्स और कन्फर्मर्स. अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहता तो इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, और इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाते तो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होते तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं. लेकिन क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, इसलिए हम इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहते हैं. दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म्स हैं ये. ठीक है, और क्योंकि ये इंटरकन्वर्टिबल है, एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म्स हैं, इसलिए वी विल नॉट कंसीडर देम एज ट्रू आइसोमर्स. दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स. ट्रू आइसोमर्स तो वो होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म्स. या हम ये बोल सकते हैं कन्फर्मर्स आर मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन. ठीक है, कन्फर्मर्स आर डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं कन्फर्मर्स आर डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल. तो एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं. ठीक है, कन्फर्मर्स आर different orientations of a molecule which are interconvertible due to rotation about single bonds. So conformers are different orientations. ठीक है, different orientations of one molecule. एक ही molecule के different orientations हैं which are interconvertible due to free rotation about single bond. इनको हम ट्रू आइसोमर्स नहीं कह सकते. मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे विल बी कंसीडर्ड एज सेम मॉलिक्यूल बट डिफरेंट ओरिएंटेशंस, और इसको स्पेशल नाम दिया गया है कन्फर्मर्स. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनके अबाउट फ्री रोटेशन हो पाता है? अगर हम बात करें, जैसे कि हम इथेन की बात कर रहे थे,
तो इथेन मॉलिक्यूल में CH3 इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और इसका हम नाम भी लिख सकते हैं sp3 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बनाएं, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3 है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है और ये जो बॉन्ड है ये sp3 सिग्मा है। इसके अलावा ये कार्बन हाइड्रोजन 1s ओवरलैपिंग के साथ और भी बॉन्ड्स जनरेट कर रहा है और ये भी 3 और बॉन्ड्स जनरेट कर रहा है जिसमें sp3 ऑफ कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइज हो चुके हैं उनका डायग्राम है। यहां पर अगर अपन देखें इसके अबाउट, ये ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा रहता है उतना ये बॉन्ड स्ट्रांग रहता है। अब होगा क्या, जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करने से इस ओवरलैपिंग रीजन पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नो चेंज इन ड्यू टू रोटेशन नो चेंज इन ओवरलैपिंग रीजन। और अगर ओवरलैपिंग रीजन पर कोई चेंज नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा चेंज स्टेबिलिटी पर नहीं आएगा। और अगर ओवरलैपिंग रीजन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये रोटेशन फ्री हो पाते हैं, तो यहां पर फ्री रोटेशन हो पाते हैं। जबकि अगर यहां पर पाई बॉन्ड रहता तो रोटेशन के कारण पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता और फिर रोटेशंस रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखा भी था। लेकिन यहां पर रोटेशन क्या होगा, फ्री, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको घुमाएंगे तो ये ओवरलैपिंग रीजन में कोई चेंज नहीं आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा तो फ्री रोटेशन होगा। और फ्री रोटेशन के कारण इन हाइड्रोजन एटम्स की लोकेशन जरूर बदलेगी और इन हाइड्रोजन एटम्स की लोकेशन बदलेगी तो अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशंस मिलेंगे जिनको कन्फर्मेशंस कहा जाता है, ठीक है। तो इनको कन्फर्मेशंस भी कहा जाता है और लेकिन हम इन्हें अलग अलग आइसोमर कंसीडर नहीं करेंगे, हम इन्हें डिफरेंट कन्फर्मेशंस या डिफरेंट ओरिएंटेशंस कंसीडर करेंगे या डिफरेंट रोटामर्स हम कंसीडर करेंगे। इसको हम ऐसे समझा भी सकते हैं, जैसे इथेन मॉलिक्यूल है, इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये इथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम और यहां पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये भी 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। और इन रोटेशंस की वजह से देखिए क्या होगा, इन हाइड्रोजन एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। कभी तो ये एक दूसरे को आमने सामने हो जाएंगे, एक्लिप्स करेंगे और रोटेशन से कई और स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस बस यही है, ये एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बस डिफरेंस ये है कि एटम्स की लोकेशन चेंज हो जा रही है, ठीक है। एटम्स की लोकेशन चेंज होने के कारण हम इन्हें रोटामर्स या कन्फर्मर्स कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए कुछ प्रोजेक्शंस काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल हैं और 3 डायमेंशनल है तो हमें बोर्ड पर या पेपर पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए या 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ प्रोजेक्शंस काम में लिए जा सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ a 3-dimensional molecule in a 2-dimensional molecule, ठीक है। So all these projection, the purpose of projection is to convert a 3D structure into a 2D structure for better understanding, ठीक है। तो हम पेपर पर बना पाए और इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाए। ऑल्दो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन चेंज नहीं हो रहा है, मगर इन एटम्स के ओरिएंटेशन जरूर चेंज हो रहे हैं और एटम्स के ओरिएंटेशन अगर चेंज हो रहे हैं तो इनमें आपस में रिपल्शन, ठीक है, चेंज होगा और रिपल्शन चेंज होगा तो स्टेबिलिटी में कुछ वेरिएशन तो जरूर आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन प्रोजेक्शंस के थ्रू स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमैन प्रोजेक्शन।
ओके, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जैसे हमने इथेन का स्ट्रक्चर लिया, तो हम मॉलिक्यूल को जैसे मान लो इथेन की हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल को हम इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां से हमें दिखाई देगा एक कार्बन, और इसे हम कहते हैं फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन, ओके। इसके पीछे जो कार्बन होगा वो दिखाई नहीं देगा, इसे हम कहते हैं, इसे सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहते हैं रियर कार्बन या बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज ए सर्कल। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जैसे हमने 3D स्ट्रक्चर देखा था इथेन का, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हो तो ये होगा फ्रंट कार्बन जो आप देख रहे हो, और जो पीछे वाला कार्बन एटम है जो दिखाई नहीं देगा, दैट विल बी ए सर्कल, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये होगा फ्रंट कार्बन, और इसके पीछे जो रहेगा दैट विल बी बैक कार्बन, ठीक है। अब अगर फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स अगर हम देखें, ठीक है, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स अगर हम देखें तो एक्चुअली फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स 109.5 डिग्रीज पर हैं, बट जब हम इसे पेपर पर बनाएंगे तो ये प्रोजेक्शंस के फॉर्म में आएंगे। मान लीजिए कि जैसे ये तीनों बॉन्ड्स हैं, ये एक्चुअली एंगल इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स है, 109 डिग्री 28 मिनट्स है, मगर पेपर पर हम बनाएंगे तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री पर दिखाई देंगे। तो फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड्स हो गए, और ये प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स 120 डिग्री पर होंगे। एक्चुअल एंगल नहीं है, ये प्रोजेक्टेड एंगल है। वैसे ही रियर कार्बन के 3 बॉन्ड्स प्रोजेक्टेड दिखाई देंगे 120 डिग्री पर, ओके। और जब हम इनको एक साथ बनाते हैं तो फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन एक साथ हम बनाते हैं, तो इस तरीके से हम इनको मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड्स, क्योंकि हम इथेन की बात कर रहे हैं, जनरल बात करें यहां पर H फ्रंट कार्बन से एसोसिएटेड है, और बैक कार्बन से भी एसोसिएटेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स, ओके। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब ये जो एंगल है फ्रंट कार्बन के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स और बैक कार्बन के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स, इसे हम डिफाइन करते हैं थीटा, एंड दिस थीटा इज नॉन एज टॉर्शनल एंगल। टॉर्शनल एंगल, सो थीटा इज नॉन एज टॉर्शनल एंगल, ठीक है। सो व्हाट इज टॉर्शनल एंगल? इट इज द टॉर्शनल एंगल इज द एंगल बिटवीन projected bonds of front carbon atom and projected bonds of back carbon atom. So torsional angle is the angle between, ठीक है, torsional angle is the angle between projected bonds of front carbon and back carbon. Okay, so what should be the minimum value for theta? The minimum value for theta is 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री कब आएगा? जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए, या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों बॉन्ड्स पैरेलल आ जाए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये दोनों बॉन्ड्स पैरेलल आ जाते हैं, ये इस तरह का कॉन्फॉर्मेशन रहेगा जिसमें फ्रंट बॉन्ड्स और बैक बॉन्ड्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ये बॉन्ड्स पैरेलल आ जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं इक्लिप्स, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू थीटा की हो सकती है 60 डिग्री, क्योंकि अगर हम मान लीजिए इस तरह से बनाते हैं तो ये अगर 60 डिग्री हो जाता है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 से एक्सीड करता है, लेट्स से 61, तो वो 59 हो जाएगा। तो वो स्मॉलर वाला जो एंगल होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट कैन बी 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट 60 डिग्री,
ठीक है, क्योंकि जो स्मॉलर वैल्यू है इन दोनों में अगर अपन देखें 60 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये मान लो 65 है तो दैट विल बी 55, तो स्मॉलर वैल्यू जो होगी वो टॉर्शनल एंगल कहलाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं टॉर्शनल एंगल इज मिनिमम एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन एटम। और जब थीटा की वैल्यू 60 होती है, ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्शंस को स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस कहा जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्शंस को कहा जाता है स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल एंगल हम डिफाइन करते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। एक्चुअली जो फ्रंट कार्बन एटम्स के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स हैं और जो बैक कार्बन एटम के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं। तो फ्रंट कार्बन एटम के बॉन्ड्स और बैक कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, दे रिपेल ईच अदर, और इस रिपल्शन को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, सो टॉर्शनल स्ट्रेन इज द रिपल्शन, it is the repulsion between shared electron pairs of front carbon and back carbon। ये 3 पेयर्स में लगेगा, इन दोनों के बीच में भी होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा और इन दोनों के बीच में भी होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों कब मैक्सिमम होगा? तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो जो एक्लिप्स प्रोजेक्शन होंगे उनमें टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। तो एक्लिप्स प्रोजेक्शन में मैक्सिमम होगा और स्टैगर्ड प्रोजेक्शन में मिनिमम होगा। ठीक है, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एक्लिप्स की बात करें, दिस इज एक्लिप्स प्रोजेक्शन, ठीक है, इस फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजेस्ट होंगे और रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली इन दोनों में भी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और इन दोनों में भी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। बट अगर ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसा रहे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं, ऐसे साइड व्यू भी हम बना सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं, तो रिपल्शन कम होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसको हम पेपर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टैगर्ड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन या रिपल्सिव इंटरेक्शन सबसे कम है, और इसीलिए स्टैगर्ड प्रोजेक्शन जो होते हैं उनमें स्ट्रेन सबसे कम होता है। और अगर स्ट्रेन सबसे कम होता है तो स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, और स्ट्रेन सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी विल बी मिनिमम। ओके, या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी मिनिमम है, मतलब एनर्जी इज मैक्सिमम, और ऐसे केस में एनर्जी इज मिनिमम। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल में अगर रोटेशंस होंगे तो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बदलेगी, और अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी बदलेगी तो हमें यह सीखना है कि एंगल ऑफ रोटेशन के साथ या रोटेशन एंगल के साथ एनर्जी का क्या वेरिएशन है, या एनर्जी का फंक्शन एंगल ऑफ रोटेशन के साथ क्या है, और इसी को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। सो व्हाट इज कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस? सो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल
with respect to angle of rotation, या मोटे तौर पर हम बोले इट इज द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रोटेशन, या मोटे तौर पर हम बोले एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को एनर्जी बदलेगी और उसी की स्टडी क्या कहलाती है, कंफर्मेशनल एनालिसिस। एक एक करके हम कंफर्मेशनल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर। टू स्टार्ट विद हम कंफर्मेशनल एनालिसिस करेंगे इथेन मॉलिक्यूल का। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन के कंफर्मेशनल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है इथेन। ठीक है, इसी में सिंगल बॉन्ड है, यहां रोटेशन होगा, रोटेशन से हाइड्रोजन की लोकेशंस चेंज होंगी, इनको हम कन्फर्मर्स भी कहते हैं। तो जब भी हमें कंफर्मेशनल एनालिसिस करना होता है तो हम थीटा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो थीटा 0 है और हम यहां पे अल्फा भी 0 लेंगे। अल्फा और थीटा में बेसिक डिफरेंस है। थीटा इज टॉर्शनल एंगल बट अल्फा इज वो एंगल जिससे हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी एनर्जी जो है E1, मान लीजिए E1 है, मैक्सिमम है। किस तरह का ये प्रोजेक्शन है, दिस इज एक्लिप्स, दिस इज एक्लिप्स प्रोजेक्शन। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर देते हैं और बैक कार्बन को हम रोटेट कराते हैं, और बैक कार्बन को रोटेट कराते हैं 60 डिग्री से। तो ये नया प्रोजेक्शन बन जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा इसमें 60 डिग्री, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल E2। ठीक है, तो थीटा विल बी 60, एट द सेम टाइम अल्फा विल बी 60, और इस तरह का जो प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। ओके, सो एक्लिप्स से हमने क्या बना दिया, स्टैगर्ड रोटेशन करा दिया। मान लो ये H स्टार मैंने ले लिया, तो ये H स्टार रोटेट करके यहां आ गया, बाकी सब कुछ वही है, और थीटा क्या हो गया, 0 से 60 चला गया। ठीक है, तो एनर्जी E1 से क्या हो गई, E2 हो गई। ओके, फिर से हम रोटेट कराते हैं इसको 60 डिग्री से। तो अगर हम इसको 60 डिग्री से फिर रोटेट कराते हैं तो जो फ्रंट कार्बन एटम है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, जो बैक कार्बन एटम है उसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो यहां पर आ जाएगा H स्टार, और थीटा की जो वैल्यू है ये डिक्रीज करके फिर 0 हो गई, लेकिन अल्फा की जो वैल्यू है ये तो इंक्रीज कर रही है 120 डिग्री। यहां पर H था वो घूम के यहां आ चुका है, 120 डिग्री है। सो अल्फा इज बेसिकली द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एक्चुअल एंगल ऑफ रोटेशन, और थीटा इज टॉर्शनल एंगल। थीटा इज टॉर्शनल एंगल, वो तो एंगल वो है जो प्रोजेक्शन से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली रोटेट करके यहां पर आ गया, और अगर यहां आ गया तो फिर से ये E1 बन गया। ओके, और फिर आप रोटेट करोगे तो फिर ये E2 बन जाएगा, क्योंकि यहां आ जाएगा स्टार, स्टैगर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, E1 E2 E1 E2, ये एनर्जी का क्या रहेगा, इसी तरीके से फ्लो होता रहेगा। यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो चेंज होती रहेगी। अगर इथेन के लिए मैं कंफर्मेशनल एनालिसिस करता हूं तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, वर्टिकल एक्सिस पर मैं लेता हूं E एनर्जी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं लेता हूं एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। यहां पे मैं थीटा नहीं ले रहा हूं, अल्फा ले रहा हूं। ओके, तो वर्टिकल एक्सिस पर मैक्सिमम एनर्जी इसकी रहेगी मॉलिक्यूल की E1। E1 विल बी द मैक्सिमम एनर्जी जो एक्लिप्स स्ट्रक्चर की होगी। E2 विल बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये मिनिमम एनर्जी किसकी रहेगी, स्टैगर्ड की रहेगी। ठीक है, यहां पर मैं एंगल बनाता हूं 0, 60, 20, 120, 180, 240, 300 एंड 360 विल बी सेम एज 0, क्योंकि 360 डिग्री रोटेट करके, ठीक है, वापस से 0 डिग्री पर आ जाएगा मॉलिक्यूल। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करता हूं, तो जब 0 डिग्री एंगल है
तब एनर्जी है E1। जब एंगल 60 डिग्री आ जाएगा तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल E2 हो जाएगा मिनिमम। 120 डिग्री जब आ जाएगा तो फिर E1 हो जाएगा। 180 डिग्री जब हो जाएगा तो फिर E2। 240 डिग्री पर E1, 300 डिग्री पर E2 और अगेन 360 डिग्री पर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं और इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है E1 और E2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, जब 0 डिग्री है तो E1 है और जब 60 डिग्री है तो E2 है। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है मॉलिक्यूल की और ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है मॉलिक्यूल की। मैक्सिमम एनर्जी पर क्या रिप्रेजेंट होगा, एक्लिप्स, और मिनिमम एनर्जी पर क्या रिप्रेजेंट होगा, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैगर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा कोई भी एंगल हो, मतलब थीटा ना 0 डिग्री हो और ना 60 डिग्री हो, ऐसे प्रोजेक्शंस को स्क्यू प्रोजेक्शंस कहा जाता है। और स्क्यू प्रोजेक्शंस की एनर्जी 0 और 60 के बीच में होती है, मतलब एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में होती है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में होगी। ये एक्सट्रीम कंडीशन है। एक्लिप्स हाईएस्ट एनर्जी, स्टैगर्ड मिनिमम एनर्जी और स्क्यू इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें ये ग्राफ क्या है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दिस ग्राफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विथ पीरियोडिसिटी 120 डिग्री या 2π/3। पीरियोडिसिटी इज 2π/3। तो ये पीरियोडिक है। ठीक है, और ये पीरियोडिक है 2π/3 पर या 120 डिग्री पर। ओके, दूसरी बात, इस ग्राफ में मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी के बीच का जो गैप है डेल्टा ई, दिस डेल्टा ई विच इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी इज नॉन एज रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर। So what is rotational energy barrier? Rotational energy barrier is the difference of energy between maximum and minimum conformer. तो मैक्सिमम एनर्जी कन्फॉर्मर और मिनिमम एनर्जी कन्फॉर्मर के बीच के एनर्जी का गैप क्या कहलाता है, रोटेशनल एनर्जी। और ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पर भी मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर पाते हैं। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर पाते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी वाला है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म, उसका कंट्रीब्यूशन या उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा। एक्लिप्स फॉर्म जो कि सबसे हाई एनर्जी पर है, इसका परसेंटेज कम रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स फिर भी क्या होंगे, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स एक्सट्रीम कंडीशंस है और इसके अलावा थीटा अगर कुछ भी है तो उसे स्क्यू फॉर्म कहते हैं। द ग्राफ ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रोटेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। It is a periodic function with periodicity 2π/3। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ बना के देते हैं, एक्लिप्स कौन सा बताइए, स्टैगर्ड कौन सा बताइए। यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर आपको एक्चुअल वैल्यू दे दें, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, और आपसे पूछ लें कि रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस करना आपको आना चाहिए। इसी तरीके का ग्राफ कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए भी आ सकता है। CD3 ठीक है, CH3 CH2 CH3, जहां पर रोटेशन 1 और 2 इन दोनों एटम्स के अबाउट देखा जाए तो इनके अबाउट भी जो ग्राफ्स हैं वो इसी तरीके के आते हैं, सेम नेचर रहेगा ग्राफ का। ठीक है, तो एक बार आप लोग इनको बना करके खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं ब्यूटेन के लिए कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो नॉर्मल ब्यूटेन की अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। नॉर्मल ब्यूटेन में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड, ये दो एटम लेते हैं और इनके अबाउट हम कन्फर्मेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कन्फर्मेशंस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें 1 पर एसोसिएटेड है CH3 और 1 पर और भी एसोसिएटेड है 2 एटम्स हाइड्रोजन।
तो फर्स्ट कार्बन आइटम पर एक तो CH3 और 2 H है, और वैसे ही सेकेंड कार्बन आइटम पर एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये स्ट्रक्चर से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो CH3 के सामने CH3, H के सामने H, H के सामने H। इस स्ट्रक्चर में थीटा 0 है और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा भी 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन आइटम को स्टॉप कर देते हैं, और फ्रंट कार्बन आइटम को स्टॉप कर देंगे तो बैक कार्बन आइटम को हम रोटेट करते हैं, और बैक कार्बन आइटम को रोटेट करके 60 डिग्री से यहां ले आते हैं, ओके। और थीटा की जो वैल्यू है वो तो 60 हो जाएगी, और अल्फा की जो वैल्यू है ये भी 60 हो जाएगी, ओके। अब हम क्या करते हैं, और इसे रोटेट करते हैं, तो फ्रंट को हम फिक्स कर चुके हैं, बैक कार्बन को रोटेट करते हैं, तो CH3 जो यहां था वो घूम के यहां आ चुका है, थीटा फिर से डिक्रीज हो गया, 0 डिग्री चला गया, लेकिन अल्फा हो गया यहां पे 120 डिग्री, ओके। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ गए, और इसको हम रोटेट करें तो जो CH3 ग्रुप है ये रोटेट करके नीचे चला जाएगा, और थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी 60 डिग्री और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, ओके। और इसको हम रोटेट करते हैं तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ओके। अगेन थीटा 0 डिग्री बट अल्फा इज नाउ 240 डिग्री, ओके। एक बार और हम इसे 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये पीछे वाले कार्बन के लिए हैं, वो भी 60 डिग्री। तो हम इसे रोटेट करते हैं, फ्रंट कार्बन फिक्स और बैक कार्बन को हम रोटेट करेंगे तो यहां आ जाएगा CH3, और एक बार हम रोटेट करेंगे इसे 60 से, तो वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे हमने स्टार्ट किया था। सो ये इसका पूरा रोटेशन है 360 डिग्री, ओके। सो 0 60 0 60 0 60, इस तरीके से टॉर्शनल एंगल की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन अल्फा क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, 0 60 120 180 240 एंड 300, ठीक है। तो अब हम इसका एनर्जी एनालिसिस करते हैं, इसको पहले एक बार आप देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स हो रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की एनर्जी हमने मानी E1। यहां पर देखिए थीटा तो 60 डिग्री है, ठीक है, लेकिन CH3 क्लोज है, इसको मैंने माना E2। यहां पर अगर अपन देखें ये भी एक्लिप्स प्रोजेक्शन है, मगर यहां पे CH3 भी आमने सामने है, यहां पे CH3 आमने सामने नहीं है, तो ये दोनों ही एक्लिप्स, क्योंकि थीटा 0 है दोनों में। मगर इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे परफेक्टली एक्लिप्स, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर है परफेक्टली एक्लिप्स और एक स्ट्रक्चर होगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। इस स्ट्रक्चर में थीटा 60 है, और इस स्ट्रक्चर में भी थीटा, इसको मैं एनर्जी E3 बोलता हूं, एंड दिस इज एनर्जी E4, ठीक है। तो अगर ये E4 एनर्जी है तो यहां पर भी थीटा 60 डिग्री है, बट ये वाला जो फॉर्म है इसमें CH3 आमने सामने है, और इस थीटा 60 डिग्री फॉर्म में CH3 क्लोज है। ऐसे फॉर्म जिसमें दोनों आमने सामने है, इनको कहा जाता है एंटी फॉर्म, और ऐसा फॉर्म जिसमें नेबरिंग पोजीशन पर है, इनको कहा जाता है गॉच फॉर्म, ओके। तो यहां पर अगर अपन देखें ये भी एक्लिप्स फॉर्म है, ओके। एक्लिप्स फॉर्म है, थीटा 0 डिग्री है, मगर ये पार्शियली एक्लिप्स्ड होगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। और ये फॉर्म जिसमें नेबरिंग पोजीशन पर है ये होगा गॉच फॉर्म। तो इसमें 2 गॉच हैं, 2 पार्शियली एक्लिप्स्ड हैं,
एक परफेक्टली एक्लिप्स्ड है और एक एंटी फॉर्म है। ठीक है, थोड़ा आप इसको देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये E1 स्ट्रक्चर और E3 स्ट्रक्चर परफेक्टली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड क्या सेम एनर्जी पर होंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर मिथाइल मिथाइल क्लोजेस्ट है और यहां मिथाइल मिथाइल दूर है। इन दोनों में ही थीटा 0 है, मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों में सेम है। E1 में और E3 में टॉर्शनल स्ट्रेन सेम है। ठीक है, बट डिफरेंस है। मैं इस स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूं। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो ब्यूटेन में देखें एक CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो ये CH3 CH3 ग्रुप्स ऊपर वाले ये आपस में रिपेल करेंगे। तो इन CH3 CH3 के बीच का जो रिपल्शन होता है इसे हम कहते हैं वॉन्डर वॉल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से है। तो जैसे अगर अपन इसमें देखें, यहां से आप ऑब्जर्व करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, पीछे वाले कार्बन के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, तो ये ग्रुप्स आपस में रिपेल करेंगे CH3 CH3, और इस रिपल्शन को हम कहते हैं वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। हालांकि ये वॉन्डर वॉल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड टॉर्शनल स्ट्रेन से काफी कम होता है, बट होता है, और E1 की एनर्जी E3 से ज्यादा होगी, क्योंकि मिथाइल मिथाइल के बीच में वॉन्डर वॉल स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर अपन एनर्जी का क्लासिफिकेशन करें सो E1 विल बी एट हायर एनर्जी कंपेयर्ड टू E3। ठीक है, E1 की एनर्जी E3 से ज्यादा होगी, लेकिन E3 और अगर हम कंपेयर करें, मान लीजिए कि इसको मैं E5 लेता हूं और इसको मैं E6 लेता हूं, तो E3 और E5 एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। E3 और E5 एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और इन दोनों की एनर्जीज बराबर होंगी। ओके, तो ये थीटा 0 वाला, ये थीटा 0 और ये थीटा 0 हमने कंपेयर कर लिए हैं। अब थीटा जिसमें 0 है उनकी एनर्जी ज्यादा ही होगी, क्योंकि उनमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होता है। लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं E2 को, E4 को और E6 को। इन तीनों में, E2 में, E4 में और E6 में थीटा 60 डिग्री है सभी में, और अगर थीटा 60 डिग्री है तो टॉर्शनल स्ट्रेन सब में सेम रहेगा। लेकिन E4 लीस्ट एनर्जी पर होगा, क्योंकि मिथाइल मिथाइल काफी दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा E4 की होगी, मगर एनर्जी सबसे कम होगी E4 की। और E2 को और E6 को हम कंपेयर करें, दोनों गॉच फॉर्म्स हैं, दोनों ही गॉच फॉर्म्स हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E2 और E6 एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। तो E2 की और E6 की एनर्जीज क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं एनर्जीज को। जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर होंगे वो परफेक्टली एक्लिप्स, फिर होंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर होंगे गॉच फॉर्म्स, और सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में आ रहे हैं एंटी फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए जिसमें थीटा 0 है, वो ज्यादा एनर्जी पर होंगे कंपेयर्ड टू थीटा इक्वल टू 60। बट अगर दो स्ट्रक्चर्स हैं और नॉन आइडेंटिकल हैं जिनमें थीटा 0 डिग्री है, तब हम कंपेयर करते हैं वॉन्डर वॉल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन। तो वॉन्डर वॉल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड जिसमें ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं डिक्टेट करवा दूं आपको। वॉन्डर वॉल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन इज, van der Waals strain or steric strain is the force of repulsion between groups or atoms associated to front carbon and back carbon। ठीक है, van der Waal जैसे मैं आपको इस तरीके से बता दूं, हम थोड़ा साइड व्यू लेकर के देखते हैं ब्यूटेन का। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, बट इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो स्टेरिक स्ट्रेन है या वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन है। यहां अगर अपन देखें इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन ये टॉर्शनल स्ट्रेन है, मगर इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, इट इज स्टेरिक स्ट्रेन या वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन। ठीक है, तो स्टेरिक स्ट्रेन और वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन
इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं associated to front carbon and associated to back carbon, and the magnitude of van der Waals strain or steric strain will be less than torsional strain। तो मैग्नीट्यूड van der Waals strain का क्या होगा, कम होगा किससे, टॉर्शनल स्ट्रेन से। तो हम पहले तो ये कंपेयर करेंगे, थीटा 0 वाले हमेशा हायर एनर्जी पर होंगे और थीटा 60 वाले लोअर एनर्जी पर होंगे। मगर दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें थीटा 0 है या दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें थीटा 60 है, देन वी विल कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ van der Waals strain और steric strain। तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ब्यूटेन के लिए। जैसे कि हमने एनर्जी का ऑर्डर बनाया, हाईएस्ट एनर्जी E1 फॉर परफेक्टली एक्लिप्स्ड, फिर E3 इक्वल टू E5, दोनों ही क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन E2 and E6 गॉज फॉर्म्स, और E4 सबसे कम एनर्जी पर है, दैट इज एंटी फॉर्म। ओके, तो हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं ब्यूटेन का विद रेस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा, तो 4 यहां पर एनर्जी का ग्राफ अगर हम बनाते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, 4 पॉइंट्स यहां पर आएंगे, हाईएस्ट एनर्जी E1, देन E3 एंड E5, देन E2 इक्वल टू E6 एंड लास्ट E4। ओके, तो जब हम एंगल ऑफ रोटेशन रखते हैं 0, तब जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है E1 है। ठीक है, जैसा कि हमने बनाया भी है, और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 240 एंड 300, बिकॉज 360 का बनाने का कोई फायदा नहीं है, इट विल बी सेम एज 0। तो 60 डिग्री जब आ जाएंगे तो E1 से हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, E3 में। ठीक है, तो E1 से आ जाएंगे हम E3। ठीक है, तो 60 डिग्री पर स्ट्रक्चर क्या होगा, E2, फिर 120 डिग्री पर जब हम जाएंगे तो E3 में, और E3 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हम बना चुके हैं, यहां पहुंच जाएंगे। ओके, फिर जब हम 180 डिग्री जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे E4 मतलब हम लोएस्ट एनर्जी पर आ जाएंगे। देन 240 डिग्री में हम पहुंच जाएंगे E5, तो यहां हम आ जाएंगे, एंड देन 300 डिग्री में हम E6 पर पहुंच जाएंगे, और फिर 360 पर वापस इनिशियल लेवल पर या E1 पर पहुंच जाएंगे। सो दिस विल बी द ग्राफ E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड अगेन E1। तो ये ग्राफ भी पीरियोडिक है। दिस ग्राफ इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है, पीरियोडिक है, मगर इसकी पीरियोडिसिटी 2π/3 नहीं है। द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन इज 2π, 360 डिग्री पीरियोडिसिटी है। अगर इसके लिए हम बात करें टॉर्शनल एनर्जी बैरियर, तो टॉर्शनल एनर्जी बैरियर डेल्टा ही होगा हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी का डिफरेंस, ये आएगा। ऑफ कोर्स ये इथेन से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर रिपल्शन भी ज्यादा है, मिथाइल रिपल्शन भी है, तो इथेन से ये टॉर्शनल एनर्जी बैरियर डेल्टा ई ज्यादा आएगा। व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज टॉर्शनल एनर्जी बैरियर। तो टॉर्शनल एनर्जी बैरियर की वैल्यू इथेन से ज्यादा आएगी। अब आपको ये ग्राफ दे दिया जाए ब्यूटेन के लिए और आपसे पूछा जाए ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है या ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, या ये पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, या ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म।
ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है गॉच फॉर्म, और ये पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है गॉच फॉर्म, ठीक है। और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एंटी फॉर्म। तो एंटी इज हाईएस्ट स्टेबिलिटी, एनर्जी मिनिमा दो है, एंटी भी एनर्जी मिनिमा है जो कि ग्लोबल मिनिमा है, और गॉच भी एनर्जी मिनिमा है, मगर ये गॉच क्या है? इट इज ए लोकल मिनिमा। और इसके अलावा जो भी प्रोजेक्शंस होंगे उन सबको हम कहेंगे स्क्यू प्रोजेक्शंस। सो दिस इज द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, मतलब आपको ये कोई ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको ग्राफ बना हुआ दिया जाए और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटी एंड गॉच। एनर्जी दे दें आपको, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एंटी एंड गॉच, एंटी एंड परफेक्टली एक्लिप्स, ठीक है, या टॉर्शनल एनर्जी बैरियर, एंटी एंड पार्शियली एक्लिप्स, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? एंटी। लीस्ट स्टेबल कौन सा है? परफेक्टली एक्लिप्स। सेकंड मोस्ट स्टेबल कौन सा है? गॉच। सेकंड लीस्ट स्टेबल कौन सा है? पार्शियली एक्लिप्स। तो इस तरह के ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। तो आज हमने थोड़ा सा क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया कन्फर्मेशन का। इथेन और ब्यूटेन के लिए हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से एग्जाम में इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।